नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस मीमांसा में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है पंकज। मैंने 2 यूपी पीसीएस के मेंस दिया है और एक इंटरव्यू दिया हुआ है। फाइनली इन्फॉर्मेशन देने का तात्पर्य यही है कि आपको इस चीज पे भरोसा हो सके कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उस पर आप बिलीव कर सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी किताब या रूटीन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस साइलेंट किलर जिसका नाम सीसेट है, ठीक है, उस साइलेंट किलर का इलाज करेंगे जिसने पिछले कुछ सालों से ज्यादातर हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनके सपने जिसने तोड़े। तो उसका क्या नाम है? सीसेट दोस्तों। तो अगर आप भी नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, इवन आप मैथ बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं और आपका यदि सीसेट क्वालिफाई नहीं होता या आपको मैथ या इंटर पर्सनल जो स्किल्स हैं उसके क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उन सब का समाधान इस वीडियो में आपको सीसेट के रिगार्डिंग मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की सीसेट की स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं हम सीसेट ट्रैप की। दोस्तों, ये सीसेट ट्रैप मायने क्यों रखता है? आखिर क्यों ये जो स्टूडेंट्स है उसके जीवन का जंजाल बना हुआ है, उसकी सक्सेस में बाधा बना हुआ है? तो सबसे पहले आपको पता ही होगा जो सीसेट है वह क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। अब क्वालिफाइंग नेचर होने के कारण स्टूडेंट्स को लगता है कि सीसेट में केवल 33% मार्क्स चाहिए। यदि अंकों की बात कर ले तो अंक जो बनते हैं 66.67 जो अंक बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि जो यूपी पीसीएस का सीसेट है ना, वह तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। ईजी होने के कारण जो लास्ट का 1 मंथ बचता है उसी में हम तैयारी करके सीसेट को क्रैक कर लेंगे। यह बात अलग है कि यदि हम यूपी पीसीएस के सीसेट की तुलना यूपीएससी से करें तो यूपीएससी की तुलना में यह बात सही है कि यूपी पीसीएस का सीसेट जो है यूपीएससी की तुलना में इजी होता है, परंतु यह इतना भी इजी नहीं होता जितना स्टूडेंट समझते हैं, ठीक है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। स्टूडेंट क्योंकि कई बार इस झूठे आत्मविश्वास में रहते ही हैं कि हाँ, यूपी पीसीएस का सीसेट मतलब कुछ नहीं, लास्ट में पढ़ेंगे हो जाएगा। बट मैं आपको यह क्लियरली बता दूं, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि जीएस के पेपर में 130 प्लस मार्क्स लेके आए हुए थे, परंतु उनसे यूपी पीसीएस का सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ दोस्तों, जिसके कारण उनका आने वाला 1 से 1.5 साल बर्बाद हो गया। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि आपका जो स्मार्ट टारगेट है, ठीक है, क्या होना चाहिए सीसेट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो स्मार्ट टारगेटिंग से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सीसेट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वह है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीसेट में। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 45 प्रश्नों को कर सकते हैं। 45 प्लस क्वेश्चनों को करना बेहतर रहेगा। इवन 45 से लेके आप 55 तक क्वेश्चन सीसेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई अगर एक्यूरेसी बेटर है तो आप 45 से लेके 55 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा कहने का मेरा एक रीजन है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आप एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि आपने सही टिक किया, परंतु वो राइट आंसर नहीं होते। आप इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन देखेंगे ना, जिसमें हमें लग ही रहा होता है कि हम राइट टिक करके आए हैं, पर आप घर आके देखते हैं कि वो आपका आंसर गलत होता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, जो आयोग है ना, आयोग की जो आंसर की भी होती है ना दोस्तों, वहां पर भी आपको कई क्वेश्चन में गड़बड़ियां देखने को मिल जाती है, क्योंकि आयोग खुद ही जो कई क्वेश्चन के जो आंसर होता है ना वो गलत देता है, ठीक है। लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे आयोग के आंसर की में जो कि गलत होंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम 45 से लेके 55 क्वेश्चन को करने का टारगेट रख रहे हैं, बेहतर एक्यूरेसी होने के बावजूद। होप सो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। एक बार मैं फिर आपको रेड अलर्ट देना चाहूंगा कि आप जीएस में तो 100% फोकस रखें, परंतु सी सेट को बिल्कुल ना इग्नोर करें, ठीक है। ऐसा मत छोड़ दे कि हाँ, सी सेट को हम आखिरी मंथ या आखिरी वीक में थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सी सेट को आपको अभी से ही पढ़ना होगा। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो यहां पर चीजें आपको क्या समझ आई? तो यहां पर आपको यही 3 चीजें समझ आई कि सी सेट भले ही क्वालिफाइंग नेचर का है, परंतु उसे हल्के में नहीं लेना, ठीक है। आप जीएस पेपर बहुत बेहतर भी करते हैं ना, परंतु यदि आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं है तो वह किसी काम का नहीं, ठीक है। आपका 1 साल बर्बाद होना तय है। इसके अलावा आपको स्मार्ट टारगेटिंग की हमने बात की, ठीक है, जिसमें आपको 45 से लेके 55 क्वेश्चन करने का टारगेट रखना चाहिए, बेहतर एक्यूरेसी के बावजूद भी। ऐसे नहीं कि तुक्के लगा रहे हैं, ठीक है, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। जो आपको लग रहा है अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा, सिर्फ वही क्वेश्चन के आंसर पर टिक करना है, ठीक है। अंधाधुंध तुक्केबाजी को इग्नोर करना है, ध्यान रखना।
अब बात करते हैं हम सी सेट के मैथमेटिक्स की, या फिर सी सेट के जो पिलर्स होते हैं वह कितने। तो हम दोस्तों सी सेट के 4 पिलर पर बात करेंगे, जहां पर आपको मेन फोकस रखना है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि सी सेट में आपको जर्नल हिंदी देखने को मिल जाएगी, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे हम इन सभी पिलर को डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पहले हम जान लेते हैं कि किस पिलर में कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज वो है, जब तक हमें यह पता ही नहीं होगा कि इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। तो यह जानना बेहद जरूरी है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बता दूं मैं, जर्नल हिंदी से आपको हर साल 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के टोटली क्वेश्चन मिला के 30 से 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वहीं इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं उसके क्वेश्चन आपको 20 से 25 देखने को मिल जाएंगे। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो हर साल आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है दोस्तों, आयोग अपने अकॉर्डिंग 5 से 10 क्वेश्चनों का उलटफेर हर सेक्शन में करता रहता है। ये मैं आपको जर्नली आइडिया देने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि हर सेक्शन में इतने क्वेश्चन के लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पता लग ही गया होगा कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमें उस पर कितना फोकस रखना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है और हमेशा अपने दिमाग में यह रखना है कि हमें नेगेटिव मार्किंग के प्रभाव को कम करने के लिए 45 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टारगेट लेके चलना चाहिए, ठीक है। यह हमेशा याद रखना। यदि आप 45 से कम अटेम्प्ट करेंगे ना, तो इनमें से अगर मान लो आपके 10 क्वेश्चन भी नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो आप वैसे भी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। यह चीज आप गांठ बांध के रख लीजिए। इसीलिए मैं आपको 45 प्लस अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूं। दोस्तों अब बात करते हैं सी सेट के प्रमुख पिलरों के बारे में डिटेल से, ठीक है। हर पिलर के बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे, कैसे उसे पढ़ना है, कैसे उनके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, किन चीज पर ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पर कम फोकस करना है। तो सबसे पहला पिलर हमारा सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी का है, जिसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल हिंदी की हम बात करें तो दोस्तों एक गेम चेंजर हमारे एग्जाम में साबित हो सकता है, ठीक है। इसमें लगभग आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। तो दोस्तों इसमें आप अगर एवरेज भी है ना, तो 16 से 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और यदि आपकी हिंदी थोड़ी बेहतर है तो आप 22 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही देंगे। 20 क्वेश्चन करने का तात्पर्य यह है कि अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे तो आप 18 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, अगर आप बहुत एक्सीलेंट है हिंदी में, ठीक है। और यदि 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पूछता है, इस हिसाब से आप एवरेज अपना निकाल सकते हैं, या तो आप 22 कर सकते हैं सही, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन पूछे, अगर 22 क्वेश्चन पूछे तो आप 20 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, ठीक है। यह आपको याद रखना है। ये मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो बहुत ही एक्सीलेंट है हिंदी में। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी एवरेज होते हैं, या फिर यूं कह ले कि वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो एवरेज भी है ना, तो 16 से 18 क्वेश्चन हिंदी में आसानी से किए जा सकते हैं कम समय में। अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन बनता है, यानी कि गद्यांश से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे नंबर लेके आए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी गद्यांश होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता, इसे किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम और संधि और समास में भी पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ये कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा, उसके आधार पर और टॉपिक हिंदी में आप छांट सकते हैं, ठीक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि दोस्तों विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया और तद्भव तत्सम हो गया, ये 3 टॉपिक आपको आरओ में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 3 टॉपिक आरओ में और हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, वो भी हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों यदि आप हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ना सिर्फ ये यूपी पीसीएस के सी सेट में आपको हेल्प करेगा, इवन जो अभी आरओ का एग्जाम होने वाला है ना, जिसका नोटिफिकेशन रिसेंट में ही आने वाला है, तो वहां पर भी हिंदी आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इस चीज को आप जान लीजिए। तो आपको हिंदी अच्छे से करना है, कम समय में की जा सकती है, ठीक है। यदि कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हिंदी की, तो आप यूट्यूब पर जाकर अमरनाथ सर को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं उनका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी उन्हें फॉलो किया था एग्जाम टाइम में क्विज वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अपनी क्लास करवा रहे होते हैं। अपने आप को जांचने का वह एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि आप उन क्वेश्चनों के माध्यम से स्वयं को जान सके। तो आप उनकी क्लासेस को देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में और आपको क्या करना है, तो दोस्तों जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है ना, जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए रखे हैं, उन्हें घोट के पी जाएं, ठीक है। उन्हें इस प्रकार रटें कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी पता हो हिंदी का और उस क्वेश्चन का आंसर भी पता हो, ठीक है। क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चन है ना हिंदी में,
वो साल दर साल रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, 70% जो क्वेश्चन है ना, या तो हिंदी में रिपीट होते हैं या फिर उसी पैटर्न पर होते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए। तो पिछले 10 सालों को क्वेश्चन को घूट के पी जाना है। और एक फायदा आपको हिंदी की तैयारी का मैं यह भी बता दूं कि आपके जो मेंस में हिंदी का 150 नंबर का मार्क्स, 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, यदि आप हिंदी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो जब आप मेंस दे रहे होंगे ना, तब आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे हिंदी को करने में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेंस में हिंदी में मेरे 103 मार्क्स आए, जो कि अपने आप में बहुत बेहतर मार्क्स होते हैं। ठीक है, वो इसी कारण आ पाए हैं क्योंकि मैंने प्री के दौरान ही हिंदी की अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी। तो आप लोग भी हिंदी को कम समय में बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज इस सेक्शन पर फोकस करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर ये अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप सी सेट में खतरे में आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पिलर की ओर। दोस्तों, हमारा जो सेकंड पिलर है ना, वह है रीजनिंग और मैथ का। यह आपको याद रखना। ठीक है, यहां से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं? तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और कभी कभी एक बढ़ के 40 भी हो जाते हैं। यह आपको याद रखना है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो आप बेसिक जो मैथ है ना और रीजनिंग है उस पर फोकस करके इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब बेसिक मैथ का क्या तात्पर्य है? बेसिक मैथ से तात्पर्य है आपको वो टॉपिक करने हैं जो बहुत ही इजी है, कम मेहनत पर तैयार किए जा सकते हैं। और रीजनिंग तो आपको तैयार करनी है, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम कॉमन बेस ही होती है। तो करना क्या है आपको? तो आपको जो हाई हील्ड टॉपिक है ना मैथ और रीजनिंग में, उन पर बहुत फोकस करना है। ठीक है, यदि वहां से क्वेश्चन आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। रीजनिंग की बात करने की, रीजनिंग में कौन कौन सा हाई हील्ड टॉपिक है जहां पर आपको साल दर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर साल देखने को मिलेगा वहां से। तो कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, इसके अलावा कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कैलेंडर से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, घड़ी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये रीजनिंग में हाई हील्ड टॉपिक है। ठीक है, हाई हील्ड टॉपिक करने का यही फायदा होगा कि यहां से जो क्वेश्चन होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। अब मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ में आपको कौन से बेसिक चैप्टर तैयार करने हैं। तो आपको परसेंटेज तैयार होना चाहिए। परसेंटेज के अलावा एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये जो 4 टॉपिक्स है ना, ये आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, और इन टॉपिक के अलावा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है वह भी तैयार होना चाहिए। इन टॉपिक के अलावा यदि आपकी क्षमता है तो आप अन्य टॉपिक भी मैथ में तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक मैथ्स है ना, उनमें ये 4 टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। प्लीज इन्हें तैयार करके जाएं, इन्हें तो बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा मैथ्स में आपको कई सारे क्वेश्चन एडवांस अलजेब्रा से मिल जाएंगे या फिर ज्योमेट्री से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने किसी भी हाल में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, उनको आप एग्जाम में एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक, ताकि आपकी जो एक प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी है मैथ और रीजनिंग को लेकर वह तैयार हो जाए। तो बात करें नॉन मैथ स्टूडेंट की या फिर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट की। ठीक है, जिनके बैकग्राउंड में मैथ्स नहीं रहा, तो आपको दोस्तों क्या करना है एग्जाम सेंटर में जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, क्या ये मैथ से है या फिर रीजनिंग से। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन मैं अभी देख रहा हूं वो मैथ से है या रीजनिंग से है। अब यह पहचानने के बाद कि यह क्वेश्चन मैथ का है या रीजनिंग का है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यदि वह क्वेश्चन मैथ का निकलता है, ठीक है, रीजनिंग का होगा तो आप तो सॉर्ट आउट कर ही लेंगे, उसे सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हाई हील्ड टॉपिक रीजनिंग के, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा आप पीवाईक्यू भी देख लेना रीजनिंग के। ठीक है, कि जहां से क्वेश्चन बनते हो उनको, उन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब जब आपको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन मैथ का है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है वह एडवांस अलजेब्रा का है या जियोमेट्री का तो नहीं है। ठीक है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि वह एडवांस अलजेब्रा या जियोमेट्री का क्वेश्चन हो, आपको तुरंत उसे स्किप कर देना है, तुरंत इमीडिएटली उसे छोड़ देना है। अगर आपको लगता है कि यह जो क्वेश्चन है वह एडवांस अलजेब्रा या जियोमेट्री का नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लाइक मान लो यदि वह एडवांस अलजेब्रा या ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं होगा, तो वह कहां से क्वेश्चन बन सकता है? तो या तो वो परसेंटेज से होगा या एवरेज से होगा, या फिर इवन बात करें प्रॉफिट लॉस से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा अदर टॉपिक है एचसीएफ या एलसीएम से क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हो सकता है। अब आपको क्या करना है? यहां से देखना है कि जो क्वेश्चन है यदि आपको आ रहा है तो आपको उसी टाइम से 100% अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय लग जाएगा, तो आपको याद रखना है इस चीज को आपको ईगो में नहीं लेना। यदि आपको लग रहा है कि वो जो क्वेश्चन है हमारा 2 मिनट से ज्यादा खा जाए,
तो इस पर गोला लगाकर आगे बढ़ जाना है, इसे सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अभी अटेम्प्ट नहीं करना और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चले जाना है। यह आप याद रखना है, ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना क्वेश्चन को। ठीक है, यदि आपको आ भी रहा हो और समय ज्यादा लग रहा है तो प्लीज उसे स्किप करें, नेक्स्ट राउंड में करें। ठीक है, पहले सब इजी क्वेश्चन कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो स्ट्रेटेजी है मैथ के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की, आपको समझ आ गई होगी। इसी हिसाब से यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, उनको सही करने की स्थिति में होंगे, और वह जो गलतियां हैं, ठीक है, आपसे जो गलतियां हैं ना, वो कम होंगी। इस चीज को आप जान लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा थर्ड पिलर है, ठीक है, वह है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, अब दोस्तों इस सेक्शन की सच्चाई क्या है वो है मैं आपको बता दूं। जो छात्र या स्टूडेंट है ना, वह सबसे ज्यादा जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो इसी सेक्शन में करते हैं। क्योंकि छात्रों को आंसर लग कुछ और रहा होता है, ठीक है, बट आंसर कुछ और ही होता है, क्योंकि वो ऑफिसर माइंडसेट के हिसाब से नहीं सोच रहे होते हैं। क्योंकि आप सभी इस एग्जाम को क्लियर करके कल को ऑफिसर तो बनेंगे ही। ठीक है, किसी जिले में आप एज ए एसडीएम तैनात होंगे तो आपके सामने उस जिले में विभिन्न प्रकार की जो चैलेंजेस है या फिर समस्याएं आपके सामने आएंगे, तो उस चैलेंज का आप एक ऑफिसर माइंडसेट के हिसाब से ही तो समाधान निकालेंगे कि आपके पॉजिटिव जो एटीट्यूड है ना, जो एटीट्यूड है उसको शो करेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन प्रॉब्लम से भागेंगे, या फिर जो भी प्रॉब्लम आई है उससे आप घबरा कर पीछे हट जाएंगे। तो आप उस समय एक ऑफिसर माइंडसेट के हिसाब से डिसीजन लेंगे ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अभी से ही अपने माइंड को ऑफिसर जैसा बनाना है। ठीक है, अभी से ही आप सोचिए कि आप एक एसडीएम है और आपके सामने इंटरपर्सनल स्किल्स में प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और आप उसका समाधान कैसे करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो यह आपको न केवल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, अभी तो जो इंटरव्यू राउंड है ना, जो आपके एग्जाम का फाइनल राउंड है, उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा जो इंटरव्यू राउंड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस टॉपिक को तैयार कैसे करना है। जो इंटरपर्सनल जो स्किल्स है या जो कम्युनिकेशन के जो हमारे टॉपिक्स हैं, उनको तैयार कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन के जो टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक हैं, आपको उनको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, और जो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू है ना यूपीपीसीएस के, उनको देख सकते हैं। अब बात करें डिसीजन मेकिंग की, कि डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उनको कैसे टैकल करना है। तो डिसीजन मेकिंग में आपको हमेशा पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और सिविल सर्वेंट की तरह सोचना है। ठीक है, आपका जो डिसीजन होगा, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा ना, उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ढूंढना है और जो प्रैक्टिकल आंसर हो। ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो और सिविल सर्वेंट की अप्रोच से सही ठहरता हो। ठीक है, उस आंसर पर आपको टिक करना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, वहां पर कई सारे जो ऑप्शंस होंगे ना, जो ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे, तो प्लीज उन्हें एलिमिनेट करना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन है ना, उन्हें ऐसे ही टैकल किया जाता है। इसके लिए आपको कोई जड़ी बूटी घोट के नहीं पिला सकता, ये आपको खुद ही अपना माइंडसेट जो है ना, उसे डेवलप करना होगा। ठीक है, लाइक ऑफिसर। ओके, होप सो ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, आप यहाँ पर जितना भी पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करेंगे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चनों पर, उतना आप बेहतर स्थिति में होंगे। बात करते हैं हमारे फोर्थ पिलर की, जो है जर्नल इंग्लिश। लो हैंगिंग फ्रूट्स है दोस्तों। ठीक है, यहां से भी आप, अगर आप हिंदी बेल्ट के हैं, ठीक है, तो आप यहां से भी कुछ अंक अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश बेल्ट से हैं, ठीक है, इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, तो आप यहां से एक अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। यदि आप हिंदी बेल्ट के हैं दोस्तों, तो आपको मेजर फोकस कहां रखना है, तो आपको रखना कहां है, तो अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो पैसेज के क्वेश्चन होते हैं, वह डायरेक्ट करने वाले होते हैं। मुश्किल पैसेज नहीं आता है आपको, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश भी आती होगी, तो आप यहां से आसानी से 4 से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बेसिक ग्रामर में फोकस करना है, लाइक एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा बेसिक वोकैबुलरी पर भी फोकस रखें इंग्लिश में, लाइक सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया। जैसे हमारे हिंदी में क्या होता है कि एंटोनियम्स को ही विलोम शब्द कह दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इंग्लिश में एंटोनियम्स हो गए। सिनोनियम्स की बात करें तो यह समानार्थी शब्द होते हैं, इंग्लिश में समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको इंग्लिश में तैयार कर लेने हैं। ठीक है, यदि ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आप जर्नल इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना, उनको करने के बेहतर स्थिति में होंगे। इस चीज को आप जान लीजिए। ठीक है, अनसीन पैसेज तो किसी हाल में छोड़ना नहीं है, चाहे आपको ग्रामर आती हो या ना आती हो। ठीक है, अनसीन पैसेज छोड़ के नहीं आना है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। और हाँ, इंग्लिश में तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। ठीक है,
तुक्के तो आपके सीसेट के किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाने, ठीक है। तुक्का लगा के आएंगे तो जरूर गलत होगा, इस चीज को गांठ बांध लीजिए। तो दोस्तों यहां पर हम तीन जो गोल्डन रूल है ना, तीन जो गोल्डन रूल है उनकी बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बेहद हेल्पफुल साबित होंगे। तो पहला जो गोल्डन रूल है हमारा वह है पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू ही कुंजी है, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वही आपकी सफलता का रास्ता है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं सी सेट में तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन हैं 2015 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन है उनको मिनिमम 3 बार हल करना है। और ऐसा नहीं करना कि आप सॉल्व पीवाईक्यू यहां पे सॉल्व करें, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ना तो ओरिजिनल पेपर जो यूपीपीसीएस के आते हैं 2015 से लेके 2025 तक आपको प्रिंट करवाने उन ओरिजिनल पेपर को, 10 पेपर को सॉल्व कर लेते हैं पीवाईक्यू के, तो आप दूसरों की तुलना में बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगे, एग्जाम क्रैक करने के बहुत पास होंगे। इसके अलावा बाद में घटना चक्र से इन्हीं पीवाईक्यू के आंसर देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी के आंसर क्या होगा, ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। जो हमारा सेकंड गोल्डन रूल है वह है प्रश्नों का चयन, ठीक है। प्रश्नों के चयन से क्या तात्पर्य है, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे और क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाएगा तो आपको क्या करना है कि पहला जो आपका घंटा होगा ना, जैसे 2 घंटे का एग्जाम होता है, तो आपका जो पहला घंटा होगा ना उसमें आपको जो 45 से जो 50 क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों का चयन करना है जिसपे आप 100% श्योर हैं। अब वो टॉपिक या सेक्शन क्या हो सकते हैं जहां से आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको दोस्तों हिंदी से इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग से भी इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डायरेक्ट पैसेज होते हैं ना इंग्लिश और हिंदी के, वहां भी इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट राउंड में जो कि 1 घंटे का होगा इसी क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेकेंड राउंड में जो आपके कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है या फिर जिनमें 2 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड गोल्डन रूल है उसकी बात कर लेते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है। अब टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर है, लाइक जो पीवाईक्यू मैंने बताए हैं यूपीपीसीएस के पिछले 10 सालों के, उनको आपको किस टाइम अटेम्प्ट करना है, तो 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक, जो कि सी सेट के एग्जाम का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हमारा माइंड इस चीज का आदी हो जाए कि ये जो टाइम है वो हमारा सी सेट के लिए बुक है। और पीवाईक्यू लगाने के बाद दोस्तों आपको मिनिमम 5 जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना वो किसी भी कोचिंग के आप लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए सी सेट की और मन में जो भय है वह खत्म हो और आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बूस्ट हो सके, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आप 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के मध्य सी सेट का मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि इस समय जो आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है ना वह पीक पर हो जाएगी। लाइक पहले आप दोपहर में सो जा रहे हैं या फिर अलसा जा रहे थे, तो यदि आप इस समय मॉक टेस्ट लगाने लग जाएंगे तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वह बहुत ही पीक पर होगी, यानी कि इस समय आपका जो माइंड होगा वह बहुत ही अटेंटिव मोड पे होगा, जिससे आपके जो सी सेट में जो क्वेश्चन करने की जो एक्यूरेसी है ना वह भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें कि एग्जाम से पहले जो आखिरी महीना होता है ना उसमें दोपहर में सोना बिल्कुल ही बंद करते हैं, ठीक है। अपने आप को एग्जाम के ओरिएंटेड आपको बनाना ही होगा, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। ओके, तो अब एक्शन प्लान की बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सी सेट का जो सिलेबस है ना उसको प्रिंट आउट करवा लें, ठीक है, और अपने जो कमजोर या मजबूत जो सेक्शन है या विषय है उनको आज ही चिन्हित करें, ठीक है। कल के लिए बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि कल कभी नहीं आता। ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आज ही करनी है, ठीक है। स्टेप 2 क्या रखें कि 2015 से लेकर 2025 तक के, यहाँ 23 लिखा है, ठीक है, 2025 तक के यूपीपीसीएस सी सेट के जो असली पेपर है उन्हें डाउनलोड करें और उन्हें अपने पास टेबल के सामने रखें और हर संडे उसे सॉल्व करें। यह आपको गांठ बांध के रख लेना है कि आपको जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस के उन्हें सॉल्व करना ही करना है। अब स्टेप 3 की बात करते हैं जिसमें 1 घंटा केवल आपको हिंदी, रीजनिंग और पीवाईक्यू को देना है। ये 3 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यदि आप यही प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे ना
तो एग्जाम को क्लियर करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो आपको डेली 1 घंटा किन टॉपिक को देना है, हिंदी को देना है, रीजनिंग को देना है और जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको भी देना है। और हिंदी और रीजनिंग के पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, इसके अलावा जो अदर पीवाईक्यू हैं उन्हें भी करना है। इसके लिए आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 4 की बात करें तो इस रविवार को ही 2:30 बजे अपना पहला फुल मॉक टेस्ट शेड्यूल करिए, उसे लगाइए और अपना एनालिसिस करिए कि आप सीसेट के कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, या फिर जो सीसेट है उसे क्वालिफाई करने के कितने दूर हैं। ठीक है, इन सब का एनालिसिस आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सारे डाउट्स दूर करने में सफल हो पाया हूं। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट बचे हुए हैं तो आप कमेंट सेशन में अपने डाउट को बता सकते हैं। ठीक है, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। जाने से पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज फिर कहूंगा कि सीसेट सिर्फ आपकी योग्यता का परीक्षण नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह आपके जो प्रेशर है ना उसको झेलने की क्षमता का भी परीक्षण है। इस चीज को आप गांठ बांध लें। जीएस में आप रात दिन जरूर एक करें, लेकिन डेली 1.5 घंटा सीसेट को जरूर दें। 1.5 घंटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 घंटा केवल आपको हिंदी और रीजनिंग को ही देना है। ठीक है, आधा घंटा आप मैथ के क्वेश्चन को दे सकते हैं, जो मैथ के जो बेसिक टॉपिक है उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज आज से ही सीसेट को सीरियस लेना शुरू कर दें, वरना आपके लिए एक डेंजर जोन साबित हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास की जो पीडीएफ या नोट्स है ना दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम यूपीपीसीएस मीमांसा है, ठीक है, उस पर मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, मेहनत करते रहिए।